मानसून में खिल उठता है मांडू का सौंदर्य। रूपमती और बाज बहादुर के अमर प्रेम का साक्षी मांडू। मांडू मध्य प्रदेश का एक सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर आकर्षक पर्यटन स्थल है। यह शहर प्रेम, आनंद तथा उल्लास का प्रतीक है। मांडू का इतिहास 13वीं शताब्दी से लेकर अंग्रेज शासन तक रक्त रंजित इतिहास है। इस शहर में कदम रखते ही कवि शहंशाह बाज बहादुर एवं रानी रूपमती का नाम स्वतः ही जहन में उभर आता। आज भी इनके प्रेम के किस्से मालवा के लोक नायक गाते हुए मिल जाएंगे। पहाड़ी के ऊपर बना रानी रूपमती का मंडप बाज बहादुर के महल को अदृश्य आंखों से निहारता हुआ नजर आता। विंध्य की पहाड़ियों पर समुद्र तल से 2000 फीट की ऊंचाई पर बसा मांडू शहर मालवा के परमार राजाओं की राजधानी था। अपने प्राकृतिक सुरक्षा कवच की वजह से यह उनका पसंदीदा शहर था। बाद में 13वीं शताब्दी में यह मालवा के सुल्तान के हाथों में आ गया। पहले सुल्तान ने इसका नाम सादियाबाद रखा। इसका अर्थ होता है खुशियों का शहर। मांडू शहर की स्थापना 10वीं शताब्दी में हिंदू राजा भोज ने की थी। 11वीं शताब्दी में परोमा राजाओं ने मालवा को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। तब अतुल सौंदर्य की सुरम्य घाटी मांडू को राजधानी बनाया गया। इसके बाद मालवा पर गौरी और खिलजी राजाओं ने कब्जा कर लिया। सन 1401 में मुगलों ने दिल्ली को जीतकर अपने कब्जे में कर लिया था। उसी वर्ष मालवा के गवर्नर अफगान नायक दिलावर खान ने स्वयं को मांडू का स्वतंत्र रूप से सुल्तान घोषित कर दिया। मांडू की प्रगति के लिए अनेक काम किए दिलावर खान ने। दिलावर खान खिलजी वंश का था। सन 1405 से 1526 तक मालवा में खिलजी वंश का राज्य रहा। दिलावर खान ने मांडू की प्रगति के लिए अनेकों काम किए। अफगान शिल्पकला के आधार पर कई महल, मस्जिदें बनाई। 1405 में दिलावर खान के पुत्र हुशांग शाह ने सत्ता संभाली। उसने धार के स्थान पर मांडू को राजधानी बना दिया। शहर का प्रवेश द्वार दिल्ली गेट, जामा मस्जिद, अपनी ही समाधि हुशांग शाह की शिल्प प्रेम प्रतिमा के आकर्षक एवं अनुपम नमूने। हुशांग शाह के पुत्र को महमूद शाह ने सत्ताच्युत कर दिया था और स्वयं सुल्तान बन बैठा। सन 1469 में महमूद के पुत्र गयासुद्दीन ने 47 वर्ष की प्रौढ़ावस्था में गद्दी संभाली और 31 वर्षों तक शासन किया। बाद में इसी के पुत्र नसरुद्दीन ने षड्यंत्र कर पिता को जहर दे दिया और स्वयं सुल्तान बन बैठा। कहा जाता है कि नसरुद्दीन को अपने पाप का फल भोगना पड़ा और सन 1510 में अपने पिता की हत्या के आरोप में उसे भी मौत के घाट उतार दिया गया। बाद में नसरुद्दीन के पुत्र मोहम्मद ने गद्दी संभाली, किंतु अयोग्य शासकों के कारण आंतरिक फूट व कलह अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था। सन 1526 में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने मालवा पर अधिकार कर लिया। बाद में हुमायूं ने मालवा पर हमला किया तो बहादुर शाह गुजरात भाग गया, किंतु मालवा शाह वंश के ही अधिकार में रहा। यहाँ इतिहास विलक्षण करवटें बदलता रहा। सूबेदार शुजा खां के बड़े लड़के वाजिद खां अपने पिता की मृत्यु के बाद 1554 में मालवा का सुल्तान बन बैठा तथा बाज बहादुर की उपाधि धारण की। बाज बहादुर संगीतज्ञ था और वह सुंदरी नृत्यांगना तथा बेजोड़ गायिका रूपमती से प्रेम करता। मालवा की धरती आज भी बाज बहादुर व रूपमती के प्यार की सुगंध से महकती है। उनकी दास्तानों की अनुगूंज गूंजती रहती। बाज बहादुर और रूपमती दोनों संगीत प्रेमी और कला प्रेमी थे। दोनों अक्सर प्रेम और संगीत में डूबे रहते। एक कलाकार बेहतर सैनिक न हो सका। रानी दुर्गावती ने उसे पराजित कर दिया। पराजय के बाद दोनों युगल संगीत में खो गए। बाज बहादुर ने सन 1561 में फिर अकबर के सिपह सालार आदम खां के हाथों मात। इस पराजय के बाद बाज बहादुर को 9 वर्ष तक जंगल में छिपने के लिए विवश रहना पड़ा। इधर रानी रूपमती को जहाज महल में कैद कर दिया गया। रानी रूपमती के सौंदर्य पर मुग्ध आदम खान ने उससे विवाह करने का फतवा जारी कर और मजबूर रूपमती ने अंगूठी का हीरा निगलकर अपनी जान दी। प्रेम की बलिवेदी पर अपने प्राणों की आहुति देने वाली रानी रूपमती सम्राट अकबर के आदेश पर सारंगपुर में दफन की गई। वहां उसकी कब्र पर शहीद वफा लिखकर अकबर ने उसे अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। 28 वर्ष बाद 1593 में रूपमती की कब्र पर बाज बहादुर ने भी अपने प्राण त्याग, उसे भी वहां दफना दिया गया और आशिके सादिक ये 2 शब्द उसकी कब्र पर अंकित कर दिए गए। इस तरह प्रेम का एक अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम स्थली मांडू में कई मुगल बादशाह आए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मांडू का आकर्षण
समाप्त होता गया। मुगल सम्राट जहांगीर एक बार 7 माह तक मांडू में रहा तथा उसने यहाँ की मरम्मत भी कराई थी। बाज बहादुर, अकबर और जहांगीर के बाद किसी ने मांडू की सुध नहीं ली। प्रेम और उल्लास का यह शहर उपेक्षित होने लगा। सन 1732 में मल्हार राव की देखरेख में मराठों ने मुगल राज्यपाल को हराकर मालवा पर कब्जा कर लिया। मांडू अफगान स्थापत्य का आकर्षक कला केंद्र था। यहाँ के सौंदर्य की बात कुछ अलग ही है। यहाँ का प्रत्येक स्मारक वास्तुशिल्प का बेजोड़ नमूना नजर आता है। मांडू दुर्ग की क्षेत्र परिधि में, जो कि लगभग 45 किलोमीटर है, लगभग 30 दर्शनीय स्मारक है। किंतु मुख्य स्मारकों में हिंडोला महल, जहाज महल, जामा मस्जिद, हुसंग शाह का मकबरा, अशरफी महल, नीलकंठेश्वर मंदिर, बाज बहादुर महल, रानी रूपमती का मंडप आदि उल्लेखनीय। मांडू की शान जहाज महल को पूर्व के हिंदू राजा परमार वंश के प्रसिद्ध मालवापति मुंज के समय में यह महल ग्रीष्म ऋतु में रहने के लिए बनवाया गया। यह महल 360 फीट लंबा, 48 फुट चौड़ा तथा 31 फुट ऊंचा है, जो देखने में एक जल सेना के जहाज के समान प्रतीत होता। बाद में जहाज महल का उपयोग श्रृंगार प्रेमी गयासुद्दीन की बेगमों को रहने के लिए किया गया। कहा जाता है कि बादशाह जब चांदनी रात में महल के ऊपरी भाग पर जाते थे, तब चारों ओर घूमकर पानी में चंद्रमा व तारों की प्रतिबिंब देखते, तो उन्हें ऐसा महसूस होता था कि मानो जैसे समुद्र के मध्य पानी के जहाज पर खड़े। इसी कारण इसका नाम जहाज महल पड़ा। मांडू में स्थित रानी रूपमती का महल मांडू दुर्ग के दक्षिण भाग पर निमाड़ प्रांत से 365 मीटर खड़ी विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर। इस मंडप को 2 भाग में बांटा जा सकता है। नीचे का भाग कभी सेना के रहने के लिए बनवाया गया। यहाँ पर 2 तरफ सैनिकों के रहने के लिए 2 दालान नुमा बैठकें बनी है। साथ में पीने के पानी का एक हौज भी बना है, जिसमें वर्षा ऋतु से एकत्रित किए गए पानी को कोयले व रेत द्वारा साफ कर लिया जाता, जिसको युद्ध के दौरान सैनिक पीने के काम में लिया करते। बाद में ऊपरी मंडप बाज बहादुर ने अपनी प्रिय संगीत प्रेमी रूपमती के लिए पवित्र नर्मदा के दर्शन के लिए बनवाया था, जहां से वह हर रोज सूर्य उदय के समय नर्मदा के दर्शन करती। मांडू में स्थित बाज बहादुर का महल एक ऊंचाई पर बनाया गया। इसके अंदर के भाग में एक सुंदर हौज बना है। हौज के उत्तर में सफेद संगमरमर का झरोखा है, वह दक्षिण की ओर रहवासी कक्ष है। इस स्थान से ऊपर 12 दरी में जाने के लिए सीढ़ियां बनी। महल के मुख्य द्वार व सीढ़ियों के साथ लगी हुई ऊंची आर्चनुमा दीवार है, जो पहले रेवा कुंड में जाकर मिलती थी। इस दीवार पर पत्थर की पाइपलाइन बिछाई गई थी, जिसमें रेवा कुंड से रहट द्वारा पानी ऊपर चढ़ाकर महल में ले जाने की व्यवस्था थी। इस महल के मुख्य द्वार पर एक शिलालेख है, जिसमें लिखा है कि इसका निर्माण नसीरुद्दीन के समय में किया गया। बाद में बाज बहादुर ने अपने शासन काल में इसको अपने महल के रूप में उपयोग किया था। तब से इसे बाज बहादुर के महल के रूप में जाना जाता। मांडू में रेवा कुंड की विचित्र महिमा है। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि नर्मदा गुप्त रूप से यहाँ प्रवाहित होती है, अतः वे नर्मदा की परिक्रमा के साथ साथ इसकी परिक्रमा को भी सफल मानते हैं। रेवा नर्मदा का ही दूसरा नाम। इस कुंड के पास बाज बहादुर का सुंदर महल है। यह महल पहाड़ी ढलान पर स्थित है और पहाड़ी के अंतिम शिखर पर निर्मित रानी रूपमती के मंडप को यहाँ से देखा जा सकता है। बाज बहादुर महल के अंदर एक विशाल प्रांगण है और उसके चारों ओर बड़े और छोटे कमरे बने हुए हैं। इसके मध्य भाग में एक सुंदर कुंड भी है। दुर्ग के सर्वोच्च शिखर पर स्थित रानी रूपमती के मंडप का अवलोकन करने से विदित होता है कि इसका निर्माण कम से कम 3 अलग अलग समयों में संपन्न हुआ है। इसके मूल खंड भाग में 2 दीर्घ कक्ष हैं और ये सैनिक निवास स्थल या अस्तबल के समान प्रतीत होते हैं। इनकी मंडलाकार छत पर हिंदू शिल्प के संकेत स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते। संभवतः ये शत्रुओं के आक्रमण की पूर्व सूचना अथवा उनकी गतिविधियों को अवगत करने के लिए बनाए गए हैं। इसके मूल खंड की छत पर बने 2 मंडपों के कारण ही महल को रूपमती का मंडप कहा जाता है। कहा जाता है कि रानी रूपमती यहीं से प्रतिदिन नर्मदा के दर्शन किया करती। दारा खान महमूद खिलजी दुत्ती के दरबार में एक मंत्री, उनका मकबरा एक मस्जिद, एक तालाब, एक सराय और अन्य मकबरों के साथ एक दीवार से घिरे हुए परिसर में स्थित, जिसमें दारा खान का विशाल मकबरा परिसर के केंद्र में बलुआ पत्थर से बना हुआ है। हाथी पैलेस द्वारा दारा खान कॉम्प्लेक्स के दक्षिण पूर्व हिस्से में स्थित। मांडू में स्थित श्री राम मंदिर का निर्माण 200 वर्ष पूर्व धार के
पवार राजाओं द्वारा कराया। यहाँ प्रतिवर्ष चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से मेले का आयोजन किया जाता। मांडू में 2 जैन मंदिर भगवान शांतिनाथ और सुपार्श्वनाथ जी हैं। मांडू में लगभग 1 करोड़ की लागत से एक धर्मशाला बनवाई गई, जिसका उद्घाटन स्वर्गीय श्री राजीव गांधी ने सन 1885 में मांडव प्रवास के समय किया। इसके अलावा मांडू में दिगंबर जैन मंदिर है, जो ग्राम के मध्य में बस स्टैंड के पास। मांडू में स्थित जामा मस्जिद की अपनी निराली ही शान है। इसका निर्माण दमिश्क की विशाल मस्जिद के कलात्मक ढंग पर किया गया है। इसके भीतर दर्शनार्थियों के लिए बनी कोठरियों के द्वार मेहराब द्वार है। इसकी पृष्ठभूमि में स्थित 3 बड़े गुंबद सुंदर तथा प्रभावशाली है। मांडू में होशंग शाह का संगमरमर से निर्मित मकबरा इस बात के लिए प्रसिद्ध है कि वह आगरा के प्रसिद्ध ताजमहल के लिए नमूना बना रहा। शाहजहां द्वारा भेजे गए 4 शिल्पकारों ने इसका निरीक्षण किया और इसकी कलात्मक शैली की प्रशंसा की। मांडू में स्थित होशंग शाह का मकबरा हमारे देश के उन खास भवनों में से एक है जब सुल्तान बादशाहों ने प्रथम बार संगमरमर को निर्माण कार्य में लिया। यह मकबरा 2 भागों में बटा हुआ है। इसका पश्चिमी भाग धर्मशाला के नाम से जाना जाता है, जिसकी रचना हिंदू शैली की है। धर्मशाला के प्रत्येक खंबे के ऊपरी भाग में त्रिशूल, हाथी की सूंड व कमल के फूल देखने में आते। मध्य भाग में जो होशंग के मकबरे से जाना जाता है वह अफगान शैली में बना है। इस मकबरे के अंदर 6 कब्रें हैं। हिंडोला महल बड़ा ही विचित्र है। इसका निर्माण वास्तुकला की सामान्य शैली से हटकर किया गया। हिंडोला महल एक पालने के समान झूलता हुआ दृष्टिगत होता। यह महल अंग्रेजी भाषा के टी अक्षर के आकार से मिलता जुलता। मुगल कालीन महलों में इसके समकक्ष कोई दूसरा महल नहीं है। हाथी पर बेगमों की पालकी को दूसरी मंजिल पर ले जाने के लिए ऊपर उठता हुआ चौड़ा जीना बना हुआ। ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण 1425 में होशंग शाह के शासनकाल के दौरान हुआ, लेकिन बाद में इसे 15वीं शताब्दी में गयासुद्दीन खिलजी के शासन में बदल दिया गया। इसकी वास्तुकला की सादगी इसे बाकी स्मारकों से अलग कर। महल का निर्माण बलुआ पत्थरों से किया गया, जिनमें भूमिगत स्थित कमरों के साथ जुड़े हुए गर्म पानी और ठंडे पानी की व्यवस्था थी, जिसमें नक्काशीदार स्तंभ थे, जिस कारण मांडू में हिंडोला महल एक बहुत लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण बना। मांडू में स्थित नीलकंठेश्वर अति प्राचीन मंदिर है। यह शिव मंदिर पहाड़ी की निचली ढलान पर शिवलिंग रूप में प्रतिष्ठित है। इसके चारों ओर बने चबूतरे पर झुककर अथवा लकड़ी की सीढ़ी से नीचे उतरकर ही लिंग पर फूल, विशेषतः कमल के लाल फूल चढ़ाए जाते। इस मंदिर के प्रांगण में ही एक नीलकंठ नामक महल, जिसका निर्माण मुस्लिम शासकों के समय में हुआ। कहा जाता है कि सम्राट अकबर ने खानदेश की विजय के उपरांत इसी महल में विश्राम करके प्राकृतिक सौंदर्य का लाभ उठा। वास्तव में मांडू का संपूर्ण परिवेश प्रकृति मनोहारी दृश्यों से परिपूर्ण है। इस नगर को प्रकृति का वरदान प्राप्त है। बरसात में मांडू के पर्वतीय दुर्ग पर जब मेघ मंडराते हैं तब इसके खंडरों में से मेघ मल्हार की ध्वनियां गूंजती, क्योंकि यह दुर्ग प्रणय का ही नहीं संगीत साधना का भी स्थल रहा है। मांडू में हिंडोला महल के पश्चिम भाग में चंपा बावड़ी है, जिसकी आकृति चंपा के फूल के समान। इसी कारण इसका नाम चंपा बावड़ी पड़ा है। यह बावड़ी जनान खाने के मध्य में भूगर्भ में निर्मित है। इसमें जाने के लिए पहले 4 रास्ते, परंतु वर्तमान में सिर्फ 2 रास्ते देखने को मिलते हैं। युद्ध काल में शाही महिलाएं इसके पानी का उपयोग पीने के लिए किया करती। उन दिनों वर्षा ऋतु का पानी महल की छत से बहकर आता था। उसे एकत्रित करके कोयला, रेत आदि से फिल्टर किया जाता था। बाद में इसे ग्रीष्म ऋतु में उपयोग किया जाता था। तावेली महल का निर्माण मुगल बादशाहों के द्वारा उनके शासनकाल में एक आश्रय स्थल के रूप में किया गया, जो जहाज महल के दक्षिण में स्थित। अब यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की देखरेख में, जिसका उपयोग भारतीय पुरातत्व कार्यालय एवं रेस्ट हाउस के रूप में किया जाता है। मांडू कब जाएं? जुलाई से मार्च तक घूमने के लिए उपयुक्त है, पर वर्षा यानी मानसून का मौसम यहाँ आने के लिए सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि यहाँ चारों ओर हरियाली ही हरियाली हो और नर्मदा अपने यौवन पर हो। इसमें इतना पानी बहता है कि मन रोमांचित हो उठता। मांडू कैसे पहुंचा जाए? मांडू मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, जहाँ आप मांडू फ्लाइट, ट्रेन, बस या कार से यात्रा करके आसानी से पहुंच सकते। फ्लाइट से मांडू कैसे पहुंचे? मांडू का अपना खुद कोई हवाई अड्डा नहीं है। मांडू का सबसे निकटतम हवाई अड्डा देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट इंदौर में है,
जो मांडू से लगभग 97 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह हवाई अड्डा भारत के प्रमुख शहरों के हवाई मार्ग से जुड़ा हुआ, जहां आप किसी भी प्रमुख शहर से फ्लाइट लेकर इंदौर पहुंच सकते। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद आप टैक्सी, बस या कैब से मांडू पहुंच सकते। कैसे जाएं मांडू रेल मार्ग से? मांडू का निकटतम रेलवे स्टेशन इंदौर है, जो मांडू से 97 किलोमीटर की दूरी पर है। इंदौर भारत के लगभग सभी प्रमुख शहरों से रेल मार्ग द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, तो आप ट्रेन से यात्रा करके आसानी से इंदौर पहुंच सकते और वहां से टैक्सी या बस से मांडू पहुंच सकते। सड़क मार्ग से मांडू कैसे जाए? मांडू सड़क मार्ग से मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। इंदौर, भोपाल और रतलाम से अक्सर बसें मांडू जाती हैं। यदि आप मध्य प्रदेश में स्थानीय रूप से यात्रा करना चाहते हैं तो आकर कार या टैक्सी किराए पर लेकर मांडू पहुंच सकते। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।